आज जो टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल कास्टिंग। लाइफ साइकिल कास्टिंग हम नॉर्मल जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं वो एक साल के लिए होता है। यानी वो एक साल की रेवेन्यू कॉस्ट और प्रॉफिट वगैरह को शो करा देते हैं। लेकिन अब लाइफ साइकिल कास्टिंग आ गया तो लाइफ साइकिल कास्टिंग में एक प्रोडक्ट का जितना एक्सपेक्टेड लाइफ होता है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन वो चाहता है कि हम 5 साल तक ये प्रोडक्ट बनाएंगे और सेल करेंगे, तो लाइफ साइकिल कास्टिंग में एक साल का रेवेन्यू कास्ट और शो नहीं होगा, बल्कि 5 साल को बल्कि 5 साल की इकट्ठा रेवेन्यू और कास्ट पर मुश्तमिल होगा। यानी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट स्टेज से लेकर प्रोडक्ट के आखिरी डिक्लाइन स्टेज तक जितना खर्चा आता है वो सारा खर्चा लाइफ साइकिल कास्ट में होता है। एक दफ़ा रीड करते हैं। लाइफ साइकिल कास्टिंग एस्टिमेट द कास्ट एंड रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू अ प्रोडक्ट ओवर इट entire expected life cycle. The life cycle cost of a product are all the costs attributable to the product over its entire life, from the product concept and design to eventual withdrawal from the market. इसके बाद the component element of product cost over its life cycle could therefore include the following. लाइफ साइकिल कास्टिंग में क्या कंपोनेंट होते हैं, तो इसमें अमूमन डेवलपमेंट स्टेज से लेकर डिक्लाइन स्टेज तक जितना खर्चा आता है वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, डिज़ाइन कास्ट, इसमें क्या होता है प्रोडक्ट, जैसे कास्ट ऑफ मेकिंग प्रोटोटाइप, प्रोडक्ट का एक पहला नमूना, प्रोटोटाइप मतलब प्रोडक्ट का एक पहला नमूना जो होता है, इस पर जो कास्ट आता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कास्ट में आता है। इसके बाद टेस्टिंग कास्ट भी इसमें रिसर्च डेवलपमेंट में आता है। फिर जब प्रोडक्ट का डिज़ाइन आपके पास है और फिर आपने इस पर काम शुरू कर दिया और फिर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो भी रिसर्च और डेवलपमेंट में आता है। प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इक्विपमेंट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इक्विपमेंट डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ कास्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कास्ट में आता है। इसके बाद ये सेकंड नंबर पर जो है इसमें टेक्निकल डेटा ख़रीदने की एक कास्ट भी आता है। जैसे आपने एक दुकान खोला, इसमें आप केएफसी की एक चीज़ बनाते हो, तो केएफसी वालों ने आपको इस चीज़ का फार्मूला दिया, तो फिर जब आप सेल कर रहे हो तो फिर इसमें केएफसी वालों का एक कमीशन होता है। तो एक रीड करते हैं। द कास्ट ऑफ परचेजिंग एनी टेक्निकल डेटा रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल द परचेजिंग द राइट फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन टू यूज़ अ पैटर्न। इसके बाद ये थर्ड नंबर पर ये क्या बता रहा है, जब इस ये क्या थर्ड नंबर ये क्या कास्ट होता है, जब लेबर आपके पास आ जाता है तो पहले इसको ट्रेनिंग दी जाती है, इसका कॉस्ट भी इसमें आता है। ठीक है, पॉइंट करते। ट्रेनिंग कास्ट इंक्लूड इनिशियल ऑपरेटिंग ट्रेनिंग एंड स्किल अपडेटिंग। फोर्थ नंबर पर जो है ये क्या बता कास्ट, जब प्रोडक्ट बन जाता है और इसके प्रोडक्शन के दौरान जो खर्चा होता है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसिव वगैरह, और फिर मार्केट में लॉन्च करवा रहे हो तो वो सारा कास्ट लाइफ साइकिल कास्ट में आता है। तो प्रोडक्शन कास्ट व्हेन द प्रोडक्ट इज इवेंचुअली लॉन्च इन द मार्केट। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर ये क्या है, जब प्रोडक्ट बन गया और मुख्तलिफ जगह में आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट भी लाइफ साइकिल कास्ट में आते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग कास्ट। इसके बाद सिक्स नंबर पर मार्केटिंग का कास्ट भी लाइफ साइकिल कास्ट में इंक्लूड होता है। जैसे कस्टमर सर्विस, एडवर्टाइजमेंट में आप कहीं कस्टमर को कि हम आपके मुताबिक काम करेंगे। इसके बाद फील्ड मेंटेनेंस, फिर ये ब्रांड प्रमोशन कर रहे हो, इन्वेंट्री होल्डिंग कास्ट, जैसे इन्वेंट्री का वेयर हाउस का खर्चा, इन्वेंट्री के ख़राब होने का खर्चा, ये सब कुछ कास्ट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कास्ट में आते हैं। कस्टमर सर्विस, फील्ड मेंटेनेंस, ब्रांड प्रमोशन, इन्वेंट्री कास्ट, होल्डिंग स्पेयर पार्ट्स, वेयर हाउस एंड सो ऑन। और इसके बाद ये 7 नंबर पर जो है, जब प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाए और फिर इसको डिस्पोज कर रहे हो, इसका सारा खर्चा सब कुछ लाइफ साइकिल कास्ट में इंक्लूड होता है। सब कुछ का लाइफ साइकिल में आ जाता है।
Take the part retirement and disposal costs. Example, costs occurring at the end of the product life when they include the cost of cleaning up contaminated soil. तो प्रोडक्ट की डिज़ाइन से लेकर प्रोडक्ट की डिक्लाइनिंग स्टेट जितना खर्चा आता है वो सब लाइफ साइकिल कास्ट में इंक्लूड होता है, और अमूमन ये खर्चे होते हैं जो लाइफ साइकिल कास्ट में होता है। इसके बाद अगला चीज़ है बेनिफिट ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ये इसमें जो सबसे पहला है, ये प्रोडक्ट का जितना लाइफ होता है इसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं, जिससे मैनेजमेंट को बहुत फ़ायदा होता है कि वो प्रोजेक्ट को डेवलप करे कि ना करे। इट हेल्प मैनेजमेंट टू एसेस द प्रॉफिटेबिलिटी ओवर द फुल लाइफ ऑफ प्रोडक्ट विद इन टर्न हेल्प मैनेजमेंट टू डिसाइड वेदर टू डेवलप द प्रोडक्ट और टू कंटिन्यू मेकिंग द प्रोडक्ट। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर है, ये क्या, ये इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जिसका अमूमन शॉर्ट लाइफ होता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा कि हम एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और वो प्रोजेक्ट 5 साल का होगा, इसके लिए लाइफ साइकिल बेनिफिशियल है। जबकि आजकल जो कोल्ड ड्रिंक्स है जैसे कोक, पेप्सी, इसका लाइफ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम छोटे थे उस वक्त से शुरू हुआ है और पता नहीं कि ये 100 साल 200 साल तक और रहेंगे। तो इस तरह चीज़ों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इसका लाइफ बहुत लंबा होता है। जबकि जिन चीज़ों का लाइफ शॉर्ट होता है इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। टेक द पार्ट करते हैं, इट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंटिन्यूअली डेवलप द प्रोडक्ट विद relatively short life, where it may be possible to estimate sales volume and prices with a reasonable accuracy. इसके बाद जो तीसरा नंबर पर है, लाइफ साइकिल कास्ट में पहले से रेवेन्यू और कास्ट को प्रिपेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि रेवेन्यू को और ज़्यादा करें और कास्ट को कम से कम करें। तो द लाइफ साइकिल कास्ट कंसेप्ट रिजल्ट इन ईयरली एक्शन टू जनरेट मोर रेवेन्यू और लोअर द कास्ट देन अदरवाइज माइट बी कंसीडर्ड। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पर है, अगर रेवेन्यू और कास्ट को सही और रियलिस्टिक अंदाज़ा लगा लिया तो फिर इसके बेस पर अच्छे डिसीजन करेंगे। अगर रेवेन्यू और कास्ट का सही अंदाज़ा लगा लिया तो फिर इसके बेस पर बहुत अच्छा डिसीजन करेंगे। तो एक दफ़ा रीड करते, बेटर डिसीजन शुड फॉलो फ्रॉम अ मोर एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट एट लीस्ट विद इन पर्टिकुलर लाइफ साइकिल स्टेज। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर जो है, लाइफ साइकिल कॉस्ट में 1 साल के लिए बजट नहीं होता, बल्कि प्रोडक्ट का जितना लाइफ होता है इसकी तमाम अरसे के लिए बजट होता है। और इसमें फॉरवर्ड प्लानिंग होता है, यानी आगे के लिए प्लानिंग होता है, जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल इंफॉर्मेशन देंगे पुराने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बजाय। तो it encourages long-term thinking and forward planning and may provide more useful information than traditional reports of historical cost and profit in each accounting period. इसके बाद अगला टॉपिक है मैक्सिमाइज रिटर्न ओवर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट का रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाए तो ये काम आपको लाजमन करना पड़ेगी। इसमें जो सबसे पहला है वो है डिज़ाइन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ज़्यादातर खर्च डिज़ाइन स्टेज में होता है, क्योंकि यहाँ पर आप डिसाइड करते हो कि कितना यूनिट बनाएंगे, प्रोडक्शन प्राइसेस कैसा होगा। तो यहाँ पर बहुत एहतियात की ज़रूरत चाहिए ताकि प्रोडक्ट की रिटर्न मैक्सिमाइज आ जाए, ताकि प्रोडक्ट की रिटर्न को मैक्सिमाइज हो जाए या आ जाए। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर है मिनिमाइज द टाइम टू मार्केट। जितना जल्द हो सके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करवा दो, इससे पहले कि आपका कंपटीटर आपसे पहले हो जाए और वो ज़्यादा रिटर्न कमाए और आपके लिए बाद में डिमांड इतना ना रहे। तो जितना जल्द अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करवा दे तो इतना ज़्यादा रिटर्न आपको हासिल होगा। इसके बाद थर्ड नंबर पर है मिनिमाइज द ब्रेक इवन टाइम। जब आपने अपना फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर दिया, बाद में जो आएगा वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी
और जितना जल्द आपने अपना फिक्स कास्ट को रिकवर कर दिया और बाद में बहुत टाइम होगा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, और फिर बहुत टाइम में बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह फैक्टर को भी कंसिडर करेंगे। जब आप लो प्राइस वाली चीज़ें सेल करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा यूनिट सेल करेंगे, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम होगा, क्योंकि लो प्राइस वाली चीज़ों का डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम होता है। और जब हाई प्राइस वाली चीज़ें सेल करेंगे तो इससे कम यूनिट सेल करेंगे, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हाई होगा। जब आप हाई प्राइस वाली चीज़ें सेल करेंगे तो इसका डिमांड तो लो होता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इस तरह फैक्टर वगैरह भी कंसीडर करने चाहिए। इसके बाद आखिरी फोर्थ नंबर पर जो है आखिर, मैक्सिमाइज द लेंथ ऑफ लाइफ स्पेन। जितना एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल ज़्यादा करेंगे, इससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेंगे। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो प्रोडक्ट मार्केट में जल्द लॉन्च करवा दे, इसके लिए मार्केट भी ढूंढ ले, या फिर और स्ट्रेटजी अप्लाई करे जिससे प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बढ़े। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे एक दरख्त की लाइफ साइकिल होती है कि एक माली है, गार्डनर है, वो एक बीज जिसको आप सीड कहते हो वो ज़मीन में ब्लू करता है। अब जब माली ने बीज लगा दिए ज़मीन के अंदर और ऊपर मिट्टी, तो जब लोग वहाँ से जाते हैं तो फिर लोगों को पता नहीं होगा। ये डेवलपमेंट स्टेज है। तो लोगों को पता नहीं होगा कि ज़मीन के अंदर बीज है और कल को ये एक बड़ा दरख्त होगा। सिर्फ मालिक को पता है कि मैंने ज़मीन के अंदर बीज लगा दिया और अगर अल्लाह ने चाहा तो कुछ अर्सा बाद ये दरख्त बन जाएगा। और 15 दिन तक इस बीज को ज़मीन के अंदर एक प्रोसेस शुरू हुआ होता है, और इस प्रोसेस को डेवलपमेंट स्टेज कहते हैं। और भाई लोग बिल्कुल इस बीज से अनअवेयर होते हैं। फिर इंट्रोडक्शन स्टेज शुरू होता है, सेकंड स्टेज। और 15 दिन बाद ज़मीन से या मिट्टी से एक पत्ता निकल के बाहर आया। ये वो स्टेज है जहाँ पे प्लांट फार्मली दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ। इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। हालांकि पौधा उग गया, लेकिन यहाँ से जब लोग गुजरते हैं दे आर कम्प्लीटली अनअवेयर। वो अभी तक इस प्लांट को नोटिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्लांट साइज़ में बहुत निग्लिजिबल है और यहाँ पर माली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि ये पौधा टिक रहे, ख़राब ना हो जाए। इसके बाद थर्ड स्टेज है ग्रोथ स्टेज। इस स्टेज में माली जो इफ़र्ट कर रही थी, जो कोशिशें कर रही थी, इसके समारात आना शुरू हो जाएंगे। जो पौधा बहुत छोटा था अब इसका तना बड़ा शुरू हो जाएगा, इसकी ब्रांचेस बनना शुरू हो जाएंगी, इसमें बहुत सारी पत्ती आएंगी। अब जब लोग यहाँ से गुज़रते हैं तो लोग इस पौधे को नोटिस करना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस हो जाएंगी कि यह पौधा दरख्त लगा हुआ है। इस स्टेज में पौधे दरख्त में फ्लावर और फ्रूट आ जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। इस स्टेज में पौधे में या दरख्त में फ्लावर और फ्रूट आ जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। इसके बाद मैच्योरिटी स्टेज आ जाता है। मैच्योरिटी स्टेज है। माली ने बीज लगा दिया, अब वो एक तनावर दरख्त बन गया। इस स्टेज में दरख्त से बहुत फ्रूट मिल रहे होंगे, मैक्सिमम शेल्टर, मैक्सिमम फ्लावर, ये सब कुछ मिल रहे होंगे। तो ये दरख्त की पीक है। फिर डिक्लाइनिंग स्टेज शुरू हो जाएगा। ये डिक्लाइन स्टेज है। कुछ अरसा बाद ये दरख्त बूढ़े हो जाएंगे, इसकी फ्रूट और फ्लावर भी कम हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये फ्रूट और फ्लावर और भी बहुत कम होती चली जाएंगे। और आखिर में ये एग्जिट स्टेज। और जब आखिर ये दरख्त एक फ्रूट और एक फ्लावर भी नहीं देता तो माली इस दरख्त को काट लेंगे, और इस स्टेज को एग्जिट स्टेज कहते हैं। अब प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल पर आते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसमें जो सबसे पहला होता है वो है डेवलपमेंट स्टेज। इसमें क्या क्या कास्ट आते हैं।
तो डेवलपमेंट स्टेज में क्या कास्ट आते हैं, तो इसमें रिसर्च का कास्ट, टेस्टिंग कास्ट, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हो उस प्रोडक्ट बनाने की, तो ट्रेनिंग कास्ट, एक प्रोडक्ट का पहला सैंपल बना रहे हो तो सैम्पलिंग कास्ट, ये सब कुछ इसमें आता है। तो डेवलपमेंट स्टेज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग कास्ट, ट्रेनिंग कास्ट, सैम्पलिंग कास्ट। यहाँ पर डिमांड बिल्कुल नहीं होता, नील होता है। रेवेन्यू भी बिल्कुल यहाँ पर नील होता है, और प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट में नहीं होता बल्कि लॉस में होता है, क्योंकि रेवेन्यू नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ से आएंगे। इसके बाद सेकंड प्रोडक्ट का सेकंड स्टेज है इंट्रोडक्शन स्टेज। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में जो सेकंड स्टेज है वो है इंट्रोडक्शन स्टेज। इसमें क्या क्या कास्ट आते हैं, तो रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर दिया और मार्केट में लॉन्च भी कर दिया, तो इसमें क्या क्या कास्ट आते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस वगैरह इस तरह का। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग के बाद प्रोडक्ट मुख्तलिफ मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट। इसके बाद थर्ड नंबर पर है हीवी मार्केटिंग कास्ट। अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में नया लॉन्च कर दिया तो आप लाजमन मार्केटिंग करेंगे ताकि लोग इससे अवेयर हो जाए, तो मार्केटिंग कास्ट। इसके बाद आखिर है इन्वेंट्री कास्ट, यानी इन्वेंट्री होल्डिंग कास्ट वगैरह पर जो कास्ट लगता है, इन्वेंट्री होल्डिंग पर जो कास्ट वगैरह लगता है वो इन्वेंट्री। ये सब कुछ इंट्रोडक्शन स्टेज में की कास्ट में आती है। और यहाँ पर डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, लेकिन होती है, जबकि डेवलपमेंट स्टेज में तो बिल्कुल नहीं था। और यहाँ पर रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा आ जाएंगे, और प्रोडक्ट जो है अब भी लॉस में होता है। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में जो थर्ड स्टेज है वो है ग्रोथ स्टेज। जब प्रोडक्ट की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रहा होता है, रेवेन्यू भी दिन ब दिन ग्रो कर रहा होता है, तो ग्रोथ स्टेज में आता है। तो इसकी कास्ट में क्या क्या आते हैं, तो इसकी कास्ट में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने पे जो कास्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट, मार्केटिंग कास्ट, इन्वेंट्री कास्ट। तो ये सब कुछ कास्ट ग्रोथ के स्टेज के कास्ट में आते हैं। ग्रोथ के स्टेज में जो डिमांड होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, मैक्सिमम होता है, जबकि रेवेन्यू जो भी होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, मैक्सिमम होता है। और प्रोडक्ट जो है इस स्टेज में प्रॉफिटेबल में होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया होता है ग्रोथ स्टेज में। इसके बाद फोर्थ नंबर पर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की स्टेजेस में फोर्थ स्टेज है मैच्योरिटी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस में जो फोर्थ नंबर है वो है मैच्योरिटी स्टेज। तो इस स्टेज में डिमांड और रेवेन्यू अपने पीक पर पहुंच जाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया होता है इस स्टेज में। तो इसके कास्ट में आता है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने पे जो कास्ट आते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग कास्ट। और अगर प्रोडक्ट की लाइफ स्पेन को बढ़ाना चाहते हो तो मार्केटिंग कास्ट। मार्केटिंग कास्ट एक लॉन्ग लाइफ साइकिल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो डिमांड होता है वो बहुत हाई होता है और अपनी पीक पर पहुँच जाता है, जबकि मैच्योरिटी स्टेज की रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और अपनी पीक पर पहुँच जाते हैं। मैच्योरिटी स्टेज की जो प्रॉफिट है वो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया होता है इस स्टेज में और कमा रहा है। इसके बाद प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में जो फिफ्थ स्टेज है वो है डिक्लाइनिंग स्टेज। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूट आते हैं, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट जो स्लाइटली सेम नीड को पूरा कर सकते हैं, तो सब्सटीट्यूट की वजह से आपके प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो कम हो जाता है। तो सबसे आखिरी है वो है डिक्लाइनिंग स्टेज। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में जो आखिरी स्टेज है वो है डिक्लाइनिंग स्टेज। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूट आते हैं, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट जो स्लाइटली सेम नीड को पूरा कर सकते हैं, तो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की वजह से आपके प्रोडक्ट का डिमांड बहुत कम हो जाता है, रेवेन्यू और प्रॉफिट भी दिन ब दिन कम होता चला जाता है।
इसकी कास्ट में आता है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने पे जो कास्ट आती है, मार्केटिंग कास्ट, इन्वेंट्री होल्डिंग कास्ट और डिस्पोजल। और जब प्रोडक्ट एक्सपायर या ख़राब हो जाए तो इसकी डिस्पोज करने के जो कास्ट आते हैं वो भी डिक्लाइनिंग स्टेज में आता है। यह जो डिमांड होता है वो दिन ब दिन कम होता चला जाता है, रेवेन्यू भी दिन ब दिन कम होता चला जाता है और प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट से लॉस की तरफ आ जाता है इस स्टेज में, डिक्लाइनिंग स्टेज में। अब लाइफ साइकिल स्टेजेस को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो लाइफ साइकिल स्टेजेस में जो सबसे पहला स्टेज होता है वो है डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज जब आप प्रोडक्ट का डिज़ाइन बना रहे हो, जब आप इस पर रिसर्च कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, तो अमूमन कस्टमर को आपके प्रोडक्ट का पता नहीं होगा। इस स्टेज में मटेरियल, लेबर वगैरह इस तरह का यानी प्रोडक्शन कास्ट नहीं होता। अभी तक प्रोडक्ट नहीं बना दिया तो क्लोजिंग स्टॉक या फिनिश गुड भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट वगैरह नहीं होगा, रेवेन्यू भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा और प्रोडक्ट इस स्टेज में लॉस की पोजीशन में होता है। ठीक है। डेवलपमेंट स्टेज, पोटेंशियल कस्टमर आर अनअवेयर, डिज़ाइन कास्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कास्ट, टेस्टिंग कास्ट, नो प्रोडक्शन कास्ट, नो क्लोजिंग स्टॉक या फिनिश गुड एग्जिस्ट, नो सेलिंग कास्ट, नो रेवेन्यू, प्रोडक्ट विल बी लॉस मेकिंग। इसके बाद सेकंड स्टेज होता है वो है इंट्रोडक्शन स्टेज। लाइफ साइकिल की स्टेजेस में जो सेकंड स्टेज है वो है इंट्रोडक्शन स्टेज। रिसर्च के बाद आपने कुछ प्रोडक्ट बनाए और मार्केट में इंट्रोड्यूस या लॉन्च करवा दिया तो ये इंट्रोडक्शन स्टेज में आ गया। लेकिन इस स्टेज में अमूमन कस्टमर को आपके प्रोडक्ट का पता नहीं होगा। इस स्टेज में मार्केटिंग का ज़्यादा लगता है ताकि लोगों को प्रोडक्ट का पता लग जाए। प्रोडक्शन का यानी मटेरियल, लेबर का यहाँ पर लगता है क्योंकि इस स्टेज में प्रोडक्ट बनाया जाता है और साथ में लॉन्च भी करवा दिया जाता है। यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया जाता है और फिर साल के आखिर में क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड भी रह जाता है। इस स्टेज में कंपनी अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहती है। इंट्रोडक्शन स्टेज में थोड़ा रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है लेकिन अभी भी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में होता है। कास्ट पर यूनिट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि पैक्स कॉस्ट जैसे रेंट वगैरह अब बहुत ज़्यादा दे रही हो और प्रोडक्ट बहुत कम प्रोड्यूस और सेल कर रही हो। तो इंट्रोडक्शन स्टेज, प्रोडक्ट इज़ लॉन्च, potential customer will be unaware, heavy marketing cost will be incurred, production cost will be incurred, closing stock of finished good will exist, company try to gain market share, product will be start earning some revenue, product will be loss making, cost per unit will be high। लाइफ साइकिल स्टेजेस में जो थर्ड नंबर पर है वो है ग्रोथ स्टेज। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो इस स्टेज में कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस ज़्यादा हो जाता है या प्रोडक्ट की रेवेन्यू दिन ब दिन बढ़ जाता है। कस्टमर भी इस स्टेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। अपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की होती है वो अमूमन इस स्टेज में रिकवर हो जाता है। इस स्टेज में प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हो जाता है। यहाँ पर मार्केटिंग कास्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड भी यहाँ पर होता है। प्रोडक्ट को सेल करने के कास्ट और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कास्ट भी यहाँ पर होता है। डिमांड अपनी पीक पर पहुँच जाता है। कास्ट पर यूनिट कम हो जाता है क्योंकि ग्रोथ बढ़ जाता है। तो एक दफ़ा रेट करते, ग्रोथ स्टेज, कस्टमर अवेयरनेस विल इंक्रीज, प्रोडक्ट रेवेन्यू विल इंक्रीज, नंबर ऑफ कस्टमर विल इंक्रीज, recovery of initial investment will start, product will become profitable, heavy marketing cost will be incurred, closing stock of finished good will exist, selling and distribution cost will be incurred, demand will increase, cost per unit will reduce। इसके बाद लाइफ साइकिल स्टेजेस में जो फोर्थ नंबर पर है वो है मैच्योरिटी स्टेज। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो इसमें इस स्टेज में डिमांड अपनी पीक पर पहुंच जाता है और फिर स्टेबल होता है। मैच्योरिटी स्टेज में फिर स्टेबल होता है। रेवेन्यू भी यहाँ पर बहुत हाई होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाया जाता है तो प्रोडक्शन कास्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट को सेल करने और डिस्ट्रीब्यूट करने की कास्ट यहाँ पर खर्च होता है। क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड अमूमन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। प्रोडक्ट में थोड़ा चेंज आना चाहिए जैसे आईफोन 15 से आईफोन 16 ताकि मैच्योरिटी बरकरार रहे। अगर प्रोडक्ट की शॉर्ट लाइफ है तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं होगा।
और अगर प्रोडक्ट का लाइफ बढ़ाना चाहते हो तो एडवर्टाइजमेंट कास्ट वगैरह की ज़रूरत होती है। कास्ट पर यूनिट और भी कम हो जाता है क्योंकि इकानमीज ऑफ स्केल यहाँ पर अचीव होता है। तो एक दफ़ा रीड करते हैं। मैच्योरिटी स्टेज, डिमांड विल स्टेबल, डिमांड विल बी मैक्सिमम, रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम, प्रोडक्शन कास्ट विल बी इनकर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट विल बी इनकर्ड, क्लोजिंग स्टॉक एवरी फिनिश्ड गुड विल एग्जिस्ट इफ प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन विल मेड टू सस्टेन मैच्योरिटी। जैसे प्रोडक्ट में थोड़ा चेंज तो आना चाहिए, जैसे आईफोन 15 से आईफोन 16 ताकि मैच्योरिटी बरकरार रहे। If product has short life cycle, then no marketing cost will be incurred. If product has long life cycle, then marketing cost will be incurred. Further reduction in cost per unit is a result of economies of scale. और लाइफ साइकिल स्टेजेस में जो सबसे आखिरी होता है वह है डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइन स्टेज, तो इस स्टेज में सब्सटीट्यूट मार्केट में आ जाते हैं। और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट यानी वो प्रोडक्ट जो स्लाइटली सेम नीड को पूरा कर सकते हैं, और हमारे कस्टमर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की तरफ रुझान देते हैं, इसलिए हमारे कस्टमर डिक्रीज़ हो जाता है, जाते हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू भी कम हो जाती है, प्रोडक्ट फिर से लॉस की तरफ जाता है, और आखिर में कंपनी इस प्रोडक्ट को बेचना छोड़ देता है। तो एक दफ़ा रीड करते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज। Number of new substitute will be available. Customer will switch to new substitute. Number of customer will decrease. Revenue will reduce. To decline stage में product will become loss making. Company will stop selling the product. अब आखिरी चीज़ है लाइफ साइकिल कास्ट पर यूनिट। इस पर थोड़ा बात करते हैं। हम पहले 1 साल के लिए सेल पर यूनिट और कास्ट पर यूनिट निकालते थे, लेकिन अब लाइफ साइकिल कास्टिंग आ गया। तो इसमें एक प्रोडक्ट का जितना लाइफ होता है इस तमाम अरसे के लिए कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। जैसे एक सोलर पैनल का एग्जांपल है। जैसे एक न्यू पैनल को डेवलप करना चाहते हो तो तकरीबन 4 साल तक इस न्यू पैनल को मार्केट में सेल करेंगे। तो इसके लिए टोटल कास्ट को टोटल यूनिट पे डिवाइड करते तो हमारे पास लाइफ साइकिल कास्ट पर यूनिट आ जाता है। तो लाइफ साइकिल कास्ट पर यूनिट किस तरह आता है? टोटल कास्ट ऑफ होल लाइफ डिवाइड बाई टोटल यूनिट। तो टोटल कास्ट में क्या क्या चीज़, जैसे इसमें पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो हमने न्यू पैनल को मार्केट में लॉन्च करवा रहे हैं, ये या फिर ये एग्जांपल में जो कंपनी है वो न्यू पैनल को मार्केट में लॉन्च करवा रही है और 4 साल तक ये इसको सेल करेंगे। तो इसमें क्या क्या कास्ट आते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कास्ट, मार्केटिंग कास्ट, प्रोडक्शन कास्ट पर यूनिट, कस्टमर सर्विस पर यूनिट, डिस्पोजल ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट। तो ईयर 1 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कास्ट 19 लाख लग गया। इसके बाद मार्केटिंग कास्ट 1 लाख लग गया, और इसके बाद प्रोडक्शन कास्ट पर यूनिट 500 पर यूनिट है, इसको हम 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके बाद कस्टमर सर्विस कास्ट पर यूनिट 50 पर यूनिट है, इसको हम 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 31 लाख आ जाएगा। इसके बाद ईयर 2 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कास्ट 1 लाख लग गई, मार्केटिंग कास्ट 75,000 लग गई, प्रोडक्शन कास्ट पर यूनिट 450 था और हमने 15,000 यूनिट बनाई। तो और इसके बाद कस्टमर सर्विस कास्ट पर यूनिट 40 पर यूनिट था, इसको हम 15,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन चारों को जब हमने इकट्ठा किया तो ये 25,25,000 आ गया। इसके बाद ईयर 3 में 50,000 मार्केटिंग कास्ट पर लग गई, प्रोडक्शन कास्ट पर यूनिट 40 पर यूनिट था और 20,000 यूनिट हमने ईयर 3 में बनाए। तो 400 को हम 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद कस्टमर सर्विस कास्ट पर यूनिट 40 था ईयर 3 में और हमने 20,000 यूनिट बनाए। तो 40 को हम 20,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन तीनों को जब हमने इकट्ठा कर दिया तो यह हमारे पास 88,50,000 आ गए। इसके बाद ईयर 4 में 10,000 मार्केटिंग कास्ट पर 10,000 लग गई, प्रोडक्शन कास्ट पर यूनिट था 450 पर यूनिट और हमने 5,000 यूनिट बनाई ईयर 4 में। तो 450 को हम 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद कस्टमर कास्ट पर यूनिट 40 पर यूनिट था, इसको हम 5,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो और इसके बाद एयरपोर्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट ख़राब हो गए और हम इसको डिस्पोज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डिस्पोज़ कर रहे हैं, तो इस पे 3 लाख का ख़र्चा आ गया। तो इन चारों को जब हमने इकट्ठा कर दिया तो ये हमारे पास 27,60,000 आ गए। तो इन 31,75,25,000, 88,50,000, 27,60,000 इन तीनों को जब हमने इकट्ठा कर दिया तो ये हमारे पास 2,22,35,000 आ गई। और तो ये टोटल कास्ट ऑफ होल लाइफ था। और टोटल यूनिट कितने हैं? ईयर 1 में हमने 2,000 यूनिट बनाए, ईयर 2 में 15,000 यूनिट बनाए, ईयर 3 में 20,000 यूनिट बनाए, ईयर 4 में हमने 5,000 यूनिट बनाए। इन चारों को जब हमने इकट्ठा कर दिया तो ये 42,000 आ गए। और जब 2,22,35,000 को हम 42,000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 529.4 पर यूनिट आ गया। तो ये लाइफ साइकिल कास्ट पर यूनिट आ गई 529.4 पर यूनिट। तो इस लेक्चर में हमने स्पेशलिस्ट कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक के 2 बड़े अहम टॉपिक कवर कर देंगे। सबसे पहले हमने थ्रूपुट अकाउंटिंग और फिर लाइफ साइकिल कास्टिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये था स्पेशलिस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक का 2nd लेक्चर।